Hello, grade 7. Welcome to the online classes of NLK group of schools. Today I'll discuss a chapter 9, कारक. कारक कम कऊ कान. बेटा कारक कम कऊ कान जो चैप्टर है वो आपका द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि जो कम होता है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, जो कऊ शब्द है वो द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है और कान शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है. आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि कर्म किसे कहते हैं. जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं. जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जो हम क्रिया कर रहे हैं उसका प्रभाव जिस शब्द पर पड़ रहा है वो हमारा कर्म कहलाता है. और जिस भी सेंटेंस के अंदर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा होता है वही हमारा जो वाक्य है वो कर्म कारक कहलाता है. उदाहरण के लिए देखिए, रमा पुस्तकम पठती. रमा पुस्तकम पठती. रमा क्या कर रही है? पढ़ रही है. उसकी क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है. और वो किस चीज़ को पढ़ रही है? पुस्तक को पढ़ रही है. यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर. यानी पुस्तक हमारा कर्म कहलाया. इसलिए ये जो वाक्य है ये कर्म कारक की श्रेणी में आएगा. क्रिया का प्रभाव जब सीधे सीधे कर्म पर पड़ रहा होता है तो वो कर्म कारक कहलाता है. अब आप देखिए, बालकाः किम कुर्वन्ति. अब बहुत सारे बालक हैं यहाँ पर, क्योंकि बालकाः दिया हुआ है और अंति दिया हुआ है. अंति आपको पता है कि बहुवचन का रूप होता है. बालकाः किम कुर्वन्ति, अनेक बालक क्या करते हैं. अब बालक क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, ते खगान पीड़यन्ति. वे सब पक्षियों को कष्ट देते हैं, दुख पहुंचा रहे हैं. तो वो सब पीड़ा दे रहे हैं उनको. और वो किसको पीड़ा दे रहे हैं? खगान, पक्षियों को. तो क्रिया क्या हो रही है? पीड़ा देना. और पीड़ा देने का फर्क किस पर पड़ रहा है? पक्षियों पर, क्योंकि पीड़ा किसको दी जा रही है? पक्षियों को. तो ते खगान पीड़यन्ति, वह पक्षियों को कष्ट देते हैं या पीड़ा देते हैं, दुख पहुंचाते हैं. तो सीधा सीधा बेटा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा होता है वो हमारा कर्म कहलाता है, और जिसके अंदर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा जाता है वो हमारा कर्म कारक कहलाता है. एक और उदाहरण इसका देखिए, कृषकः कौ नयति. किसान किंदो को लाता है. इसमें मैंने किंदो क्यों बोला है? क्योंकि कौ दिया हुआ है. कौ जो है वो आपका द्वितीय विभक्ति द्विवचन है. अगर हम कम बोलेंगे तो आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन की सेंस होगी. आप अपने आप समझ जाओगे अगर कम पूछा हुआ है तो हमसे एक चीज़ के बारे में पूछा गया है. अब यहाँ पर कौ पूछा गया है तो दैट मीन्स दो चीज़ों की बात हो रही है. कृषकः कौ नयति, किसान किंदो को लाता है. कृषकः वृषौ नयति, किसान दो बैलों को लाता है. क्योंकि वृषौ आ गया, किसान किसको ला रहा है? क्रिया क्या हो रही है इसके अंदर? लाना. और ला किसको रहा है? बैल को. और बैल कितने हैं? दो. आपको पता कैसे चला? कौ. और उसी का ही आंसर वृषौ. एक बात और मैं आपको बेटा बताना चाह रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है. अगर हमारा प्रश्न एक वचन में होता है तो हमारा उत्तर एक वचन में ही सदैव दिया जाएगा. अगर हमारा प्रश्न द्विवचन में पूछा जाता है तो हमारा उत्तर द्विवचन में दिया जाएगा. और अगर हमारा प्रश्न बहुवचन में पूछा जाता है तो हमारा उत्तर बहुवचन में होगा. अगर हम एक वचन के प्रश्न का उत्तर द्विवचन में दे देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, और इस तरीके से कभी भी अनुवाद बन ही नहीं सकता. अब हम इसका एक और उदाहरण देख रहे हैं, जनाः किम पठन्ति. अब देखिए बड़े सारे लोग हैं इसलिए आ गया जनाः. जनाः किम पठन्ति, अनेक लोग क्या पढ़ते हैं. या लोग हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लोग मीन्स बहुत सारे अपने आप ही हो गया कि लोग क्या पढ़ते हैं. जनाः पत्रिकां पठन्ति, लोग पत्रिकाओं को पढ़ते हैं. किसको पढ़ रहे हैं? पत्रिका को. और पत्रिका यहाँ पर क्या है बेटा? कर्म है. इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है. आपको ये बात समझ लेनी है अच्छी तरीके से कि जब भी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वो है कर्म कारक कहलाता है. हिंदी में उसे कर्म कारक कहते हैं. और संस्कृत में जब भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है. थैंक यू.